अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा हट के जो फॉर्मेट है उस पर हम ये प्रोग्राम पेश करेंगे, क्योंकि उसकी एक ख़ास वजह है। ये प्रोग्राम इस वक्त स्टूडियो में नहीं है, ये प्रोग्राम हो रहा है एरीना में, जहाँ पर DHA और ज़रई यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। और मुल्तान का ज़िक्र हो और आम का ज़िक्र ना आए, ये कैसे हो सकता है। और इस मौसम में मुल्तान के आम को प्रमोट करने के लिए जो मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, उसमें मकसद क्या है? मकसद तो लग ये रहा है कि जो यहाँ नई नई किस्में हैं आम की, उनको मुतारिफ़ करवाया जाए। जो बिज़नेस के तरीके हैं, ख़ासतौर पर एक्सपोर्ट के आम के, वो किस तरह प्रमोट हो सकते हैं, नए मौक़े कैसे मिल सकते हैं। एक्सपोर्टर्स को यहाँ इनवाइट किया गया है, यहाँ फार्मर आए हैं, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो मौजूद हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो मौजूद हैं। और तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कंपनीज भी शामिल हैं, जिन्होंने कोशिश की है कि इस मैंगो फेस्टिवल में मैंगो से मुतल्लिक जो भी मौज़ूआत हैं उसको शामिल किया जाए। और उस पर यहाँ डायलॉग भी हुआ है, यहाँ सेमिनार भी हुआ है, यहाँ पे आमों की एग्ज़िबिशन भी हुई है। तो ये सब हम इस पर बात करेंगे। इसका मकसद क्या है, आमों की इक़साम कितनी हैं, कितनी रखी गई हैं, पोटेंशियल किसमें हैं, और मुल्तान में आम का मुस्तकबिल क्या है। तो नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मैंगो का जो पहला स्टॉल है, यहाँ पे ये मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का पहला स्टॉल है। और इस इंस्टीट्यूट की अपनी 52 इक़साम जो हैं वो शो की गई हैं, यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन की गई है। हम बात करते हैं, देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि जो आप आम खाते हैं वो क्या हैं, और जो आप आम नहीं खा पाते और वो यहाँ पड़े हुए हैं तो वो किस तरह के हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं, ये स्टॉल है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ये बताइएगा कि ये जो स्टॉल है, कितनी किस्म की वैरायटीज़ यहाँ पे मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की हैं? मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट से इस वक्त 52 वैरायटीज़ जो है ना, उसका डिस्प्ले किया गया है। 52 वैरायटीज़ का डिस्प्ले लगाया गया है यहाँ पर। उसमें कुछ गैर मुल्की वैरायटी भी है, लोकल वैरायटीज़ भी है, और एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ भी हैं। अच्छा, ये जो वैरायटीज़ हैं, ये बहुत सी कुछ चीज़ें मार्केट में नज़र नहीं आती। अगर हम देखें, मसलन आपको ये जो चिनाब गोल्ड है, ये वैरायटी क्या है? ये देखें ना, इसका साइज़ क्या है, ये देखें, ये देखें, ये जो वैरायटी है, ये बड़ा आम साइज़ है। तो ये क्या वैरायटी है, इसकी खसूसियात क्या हैं? ये चिनाब गोल्ड एक्सपोर्टेबल वैरायटी है। और आने वाले वक्तों में इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है फार्मर मार्केट में। इससे फार्मर को फ़ायदा मिलेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अच्छा, ये एक नाज़रीन, आपने आम कभी सेब की शक्ल में खाया या देखा है? अगर नहीं देखा और नहीं खाया तो हम आपको दिखाते हैं कि ये एक वैरायटी है आम की जो सेब की शक्ल की है। और आप ये देखें, उसका कलर भी और उसके जो शेप है वो भी सेब की शक्ल की है। ये क्या वैरायटी है? ये और इसकी एक्सपोर्ट के कारोबारी हवाले से क्या अहमियत? ये R2E2 वैरायटी है। इसकी मिठास कम है हमारी वैरायटी से। ये गैर मुल्की वैरायटी है और यहाँ पे ये पौधे बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी ये एक्सपोर्ट वैरायटी है, एक्सपोर्टेबल वैरायटी है। कौन से ममालिक में पसंद? ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। पाकिस्तान में कितनी प्रमोट हुई है? साउथ पंजाब में कितनी? पाकिस्तान में अभी ये इतनी प्रमोट नहीं है, क्योंकि ये मिठास में कम है। हमारे यहाँ जो पसंद की जाती है वो ज़्यादा मिठास वाली पसंद की, ये थोड़ी मिठास में कम है, इसलिए यहाँ पे इतनी पॉपुलर पाकिस्तान में नहीं, लेकिन दुनिया में ये ज़्यादा पॉपुलर है। दुनिया में पॉपुलर है, मतलब एक्सपोर्टेबल आइटम है ये, जो ज़ाहिर है लोकल शायद लोगों को पसंद ना इस जायके का। तो ये एक नाशपाती स्टाइल का हमें नज़र आ रहा है आम। ये देखें, ये इसके जो डॉट्स हैं, जिसमें ये एक और किस्म का, ये क्या इसकी, ये कौन सी सायागोन वैरायटी है जी? ये भी ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है। यहाँ पे बहुत सी वैरायटीज है, जो मैक्सिको से है, कुछ चाइना से है, कुछ थाईलैंड से है। अच्छा, तो ये इससे एक पौधे, एक गुठली से 3-4 फ्रूट निकलते हैं। एक उससे 4 फ्रूट निकलते हैं? 3-4 पौधे निकल आते हैं। अच्छा, ये जो वैरायटी है, ये कौन सी, कहाँ की वैरायटी है, और ये कहाँ पाकिस्तान में, हमारे यहाँ साउथ में? ये मैक्सिको की वैरायटी है, अमेरिकन है ये? अमेरिकन ओरिजिन है। अच्छा, ये अमेरिकन ओरिजिन वैरायटी है। ये कितनी है हमारे यहाँ काश्त होती है, यहाँ पे पैदावार है इसकी? ये यहाँ पे इतनी काश्त नहीं हो रही, ये सिर्फ एक्जॉटिक है, यहाँ पे ला रहे हैं, इस पर तजर्बात कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इससे इसकी एस्थेटिक लुक ज़्यादा है, एस्थेटिक खूबसूरती ज़्यादा है। जो लोग आम में खूबसूरती देखना चाहते हैं तो ये
क्रिम्सन ब्लश वैरायटी है, ये चलते हैं। तो ये जो आमतौर पे जो लोग पसंद करते हैं, ये देखें, ये भी एक हमारे यहाँ लोकल वैरायटी ये मशहूर है। इस वैरायटी को क्या कहते हैं, इसकी भी बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल है, इसको तोता परी कहते हैं। क्या ये है वैरायटी? इसकी शेप तोता परी की है। अच्छा, ये देखिए आप, तोता नुमा बना हुआ है, लोग इसको पसंद करते हैं खाने में। ये इंडिया में लीडिंग वैरायटी और पाकिस्तान में भी अब ये इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो ये कितनी मुख्तलिफ है दूसरी वैरायटी से? टेस्ट इसका कैसा है? टेस्ट इसका अच्छा है, फाइबर इसमें बिल्कुल नहीं है, गुठली बहुत छोटी सी है और ये खाने के लिए जब पकता है तो पीले रंग का होता है। इसमें कुछ शाम है वो उस पर पिंक कलर भी आ जाता है। तो ये लोकल वैरायटी है, ये लोकल वैरायटी, किसने डेवलप की है? ये नेचुरली डेवलप हुई है। नेचुरली डेवलप, नेचुरली डेवलप और प्रमोट हो रही है तेजी से। अच्छा, चौंसा हमारे यहाँ बहुत नाज़रीन पसंद किया जाता है और अब सीज़न भी मौसमी चौंसे का है, तो चौंसा की कई किस्में यहाँ मौजूद हैं। ये जो चौंसा है ये जिसमें डॉट्स हैं, और ये चीज़ें, ये चौंसा किस किस्म का है? और ये समर बहिश्त है, ये समर बहिश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो आप मिल्क शेक पीते हैं, नाजरीन, वो ज़्यादातर जो मेरा ख्याल है दोशहरी के साथ के बाद अगर कोई इस्तेमाल होता है तो ये समर बहिश्त, सिंदड़ी के बाद, तो ये समर बहिश्त वैरायटी इस्तेमाल होती है। तो चौंसा ये सफ़ेद चौंसा जो आम तौर पे मौसमी चौंसा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर, ये लेट आता है, ये लेट वैरायटी है चौंसे की। अगस्त के बाद जिसने भी आम खाना होता है, सितंबर अक्टूबर में, तो ये सफ़ेद चौंसा एक्सपोर्टेबल वैरायटी है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये एक्सपोर्टेबल है, सबसे ज़्यादा ये वैरायटी एक्सपोर्ट हो रही है। ये सिंदड़ी और सबसे ज़्यादा जो वैरायटी यूज़ हो रही है वो सिंदड़ी के बाद ये वैरायटी हो रही है। ये है, ये कौन सा है? ये मुख्तलिफ रंग, कलरफुल मुख्तलिफ रंगों का ये हेडन वैरायटी है। हेडन, इससे ये माना जाता है कि आम की जितनी भी किस्में ना इससे निकली है। अच्छा, ये आम यहाँ से निकला है, उसकी सारी इकसाम। अच्छा, ये समझा जाता है सबसे कदीम वैरायटी है ये? सबसे कदीम वैरायटी है। कहाँ की होगी? ये है ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, ये भी ऑस्ट्रेलियन वैरायटी। हाँ जी। एक रटोल आता है चंद दिनों के लिए, फिर गायब हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि रटोल लेट की वैरायटी है। ये रटोल लेट है। आम अनवर रटोल में और रटोल लेट में क्या फ़र्क है? अनवर कौन सा रटोल जो है वो अगेती वैरायटी है और ये थोड़ी पिछेती वैरायटी है। ये बाद में आते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल अनवर रटोल की तरह ही है, तो इसको भी ये फार्मर ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि जो ये चलता है। ये बिल्कुल रोज़ा एक बिल्कुल नई शेप में है। ये कहाँ की वैरायटी है? ये मैक्सिकन रीजन है, अमेरिकन वैरायटी है। अच्छा। तो इसका ब्लश है ग्रीन, इसलिए इसकी ब्यूटी है, खाते हैं तो इसका थोड़ी सी गुलाब की खुशबू भी आती है, इसलिए इसका नाम रोज़ा है। अच्छा, एक आम ऐसा भी है जो खाएं तो उसमें गुलाब की खुशबू आती है, इसलिए इसका नाम रोज़ा है। अमेरिकन वैरायटी है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब ये इसके जो पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं और इसकी पैदावार हासिल की जा रही है। आम में गुलाब की खुशबू यकीनन एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़, और ये है आम का क्या, आमों का बादशाह। हाँ, आमों का बादशाह अनवर रटोल। सही। खुशबू, लज्जत, मिठास और साइज़ ज़बरदस्त। जब तक आप इसको 4-5 आम ना खाएं आपको मज़ा नहीं आता। लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, गिफ्ट देने के लिए, लेकिन ये कम अरसे में कम दिनों के लिए आता है, कम पैदावार है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसको वो जो रिप्लेस करता है, फिर रटोल लेट जो है ना वो इसको रिप्लेस कर देता है वो। और कोई मुख्तलिफ चीज़ यहाँ पे क्या है जो आप कह रहे हैं कि जो अभी आप पीछे जो हम देख कर आए हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ? ये फजरी है। फजरी है, पुराना आम था, लोकल आम है। लोकल आम है, जूस के लिए बहुत ज़्यादा पेशावर में लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिल्क शेक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी चौंसे के साथ इसको हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल कर देते हैं। इसका भी अच्छा फ्यूचर है। बहुत से इसके बागात जो थे अब फजरी नाम है जी इस वैरायटी का। और ये आप देखते हैं, आप अगर टिपिकल आम कहीं बॉम्बे रेड, क्या ये कहाँ का रेड? ये बॉम्बे रेड इंडियन की वैरायटी है, ये फार्मर ने लगाई हुई है। तो ये बॉम्बे रेड इनके अल्फांसो की तरह की शेप है इसकी, इंडियन अल्फांसो की तरह, लेकिन यहाँ पे ये इतनी अच्छी नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर रही। अच्छा, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल भी लगाए हैं। अगर मेरे करार हमारे कैमरा में दिखा सके तो लोग उसको विज़िट भी कर रहे हैं। तो ये जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, उनके अलावा जो लोग प्राइवेटली जिनके बाग हैं, उनके पास जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, वो भी अपने जो आमों की उन्होंने नुमाइश जारी रखी हुई है। एक मेला है और एक मेले की तरह
इस मैंगो फेस्टिवल को तरतीब दिया गया है। हमने आपको अभी कुछ इकसाम दिखाई हैं आम की जो इस फेस्टिवल में जिनकी नुमाइश की गई है, लेकिन हम और भी आपको इस फेस्टिवल में जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मुख्तलिफ मेहमान आ रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आज यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्तान के इस मैंगो फेस्टिवल में जहाँ ज़राअत से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की, वहाँ हर शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शरीक हुए और सियासतदान भी हैं, MP MNAs भी शरीक हुए। उनमें से एक हमारी सबीन गुल साहबा जो MP है मुल्तान शहर से, वो भी अपने बच्चों के साथ और अपने शोहर के साथ इस फेस्टिवल में हैं। हम उनसे बात करते हैं। सबीन, आपके हुकूमत के दौर में मुल्तान में ये एक बड़ा फेस्टिवल, वैसे तो आप भी फेस्टिवल की बड़ी शौकीन है और मौका ढूंढती रहती हैं कि मुल्तान में कोई इनाकाद हो किसी फेस्टिवल का, लेकिन चलें आगाज़ हुआ एक मैंगो फेस्टिवल का, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो इकसाम के जो मैंगोज़ हैं उसको देख के बड़ी खुशी हो रही है और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं जब से उन्होंने सुना कि मैंगो फेस्टिवल लगा है और उन्होंने मजबूर किया कि मैं यहाँ पर आऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपके सामने गहमा गहमी भी है। मुल्तान के लिए, मुल्तान के लोगों के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट है ये। आप क्या समझते हैं कि मुल्तान शहर के लिए और ख़ास तौर पे जो शहर का ताल्लुक़ और शनाख्त आम से है उसका एक सबसे बड़ा इवेंट होना यकीनन शहरियों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ बड़ा नॉलेज गेनिंग भी है कि यहाँ पे आके पता चल रहा है कि हमारे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब मुल्तान के आमों के कितनी इकसाम है। मेरे लिए भी बहुत नई नई वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, मैंने देखी है, तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मैं कहूँगी मुल्तान के शहरियों को कि वो यहाँ के विज़िट करें और इन्जॉय करें। विजिट करें, जब तक ये प्रोग्राम एयर होगा उस वक्त तो ख़त्म हो जाएगा। बट आपको कैसा लग रहा है ये मुख्तलिफ किस्म के आम जो आप देख रही हैं? अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तो आपने मम्मा को मजबूर किया कि वो आपको यहाँ लेकर आए? जी, वो MDA पर बोर्ड लगा हुआ देखा था, फिर मैंने कल देखा था, फिर आज में मम्मा पापा को ले आए। सर, आप क्या समझते हैं कि किस तरह का ये एक्टिविटी हुई है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये इस शहर के लिए ये एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब आप लोगों ने मैनेज किया हुआ है और ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है। और मुझे यहाँ के फ़ील हुआ कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हालांकि मैं काश्तकार हूँ, कुछ वैरायटियों के नाम तो मुझे ज़ुबान नहीं याद है, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ के बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बच्चे भी खुश हैं और हम लोग भी हैप्पी हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इस इलाके में इस तरह का इवेंट? इसमें खुद मुल्तान के लोगों को भी अब पता लग रहा है कि अच्छा 200 वैरायटीज़ हैं आम की। हाँ, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए। लोगों में, बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी है। और देखें, हमारा आम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम इसको एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने और ये बहुत अच्छा है इवेंट है माशाल्लाह जी। शुक्रिया। अभी हम इस फेस्टिवल में बहुत सी फैमिलीज़, जैसे हमने कहा सबीन गुल साहबा अपनी फैमिली के साथ शरीक हुई, तो और बहुत सी फैमिलीज़ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जिन्होंने इसको एक कारोबारी फेस्टिवल नहीं है, कोई तारुफ नहीं हो रहा, कोई नुमाइश नहीं है, उसके साथ साथ ये एक फैमिली फेस्टिवल भी बन गया। अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह के लोग इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शरीक हैं। हम यहाँ पे जो डिटेल्स हैं इस फेस्टिवल की वो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि ये जो मैंगो का शहर है और इस शहर में इस बिज़नेस के जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो क्या हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, उन स्टॉल्स के पर भी मुख्तलिफ उससे जो एलाइड जो बिजनेस हैं उनकी एग्जीबिशन की गई है। तो हम बात करते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, जुनेद आरिफ सर। ये बताइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो आम की जो डिलीवरी है, लोग पहले बागों में जाते थे या कुछ शॉप्स हैं उस पर करते हैं, तो लेकिन अब लोग आपने ये फैसिलिटी दी है कि वो आप ताज़ा फल जो हैं लोग तक पहुँचाएँ। तो आम के हवाले से क्या रिस्पॉन्स है आपको इस फेस्टिवल में? आप आए हैं, आपने स्टॉल लगाया है, क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं? बेसिकली सर फ्रेशली इट्स अ एप्लीकेशन। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थ्रू फार्मर्स टू कस्टमर्स। जो बीच में मंडी जाना, बीच में शॉप्स पे अवेलेबल होना, उसको मार्जिन कम करके हमने डायरेक्ट फार्मर से कस्टमर्स तक प्रोवाइड करना है।
फ्रेश एंड हेल्थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आप डायरेक्ट फार्म से उठाते हैं Yes. और डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देते हैं? डायरेक्ट फार्मर से, मंडी से लेते हैं? डायरेक्ट फार्मर से। यस फॉर द फ्यूचर हम फ्यूचर में ये करेंगे सर कि हम फार्मर से बात करके और हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आम के हवाले से आपको इस दफ़ा का रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्या आम कर रहे के हवाले से डेफिनेटली हमने उधर स्टॉल भी लगाया हुआ है मैंगोज़ का, उस पे क्लाइंट्स विज़िट कर रहे हैं, आवाम विज़िट कर रही है और देख रही है कि कौन सा फ्रूट सबसे बेहतरीन है, कौन सा मैंगो सबसे बेस्ट है, और जो उनको पसंद आता है फिर उसकी वो क्वालिटी एंड रेट्स वगैरह भी लेती हैं। मीन्स कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये चीज़ हमें परचेज़ करनी है। बेस्ट ऑफ लक जी। Thank आप you so बात much. कर रहे हैं आम की डिलीवरी के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट उसकी पैकिंग है कि आम कैसे पहुंचाया जाए कस्टमर तक। आम के हवाले से ये कहा जाता है कि 30% उसकी प्रोडक्शन ज़ाया हो जाती है अच्छी पैकिंग ना होने की वजह से। उसकी पैकिंग के नए तरीके कौन से आए हैं और कौन सी चीज़ें हैं? पहले आम की पेटी होती थी, अब जो पैक हैं बाकायदा पैकेज जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है, उससे हम उनसे बात करते हैं कि ये जो पैकिंग है वो किस हद तक आम के बिज़नेस को प्रमोट कर रही है। सामने को क्या नाम है? वालेकुम सलाम अली। ये बताइएगा कि ये देख रहे हैं कि आम अब रवायती पेटियों की बजाय इस किस्म के मुख्तलिफ साइज़ों के पैक्स में जाते हैं। किस तरह ये काम बढ़ा है और किस तक वायबल है? आपने काम किया कि पेटी की वजह से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हम जो लकड़ी की पेटी इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे दरख्त कटते हैं। जो हमारा ये कॉटन है कैरोगेटेड बॉक्स है, ये रिसाइकल हो सकता है, ये इको फ्रेंडली है, इससे हमारे दरख्त बच सकते हैं जो तेज़ी से कट रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका ये फ़ायदा है। दूसरा हमारे पास इसका पूरा सेटअप है, हर तरह की इसकी। सबसे बड़ा साइज़ क्या है? सबसे छोटा साइज़ इसमें क्या पैकिंग? सबसे बड़ा साइज़ जो है इसमें 12 kg का मैंगो आता है। 12 kg नहीं, एक्सपोर्ट वाला जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 4 kg का है और सबसे छोटा 1.5 kg का है। ये एक्सपोर्ट वाला है। जो लोकल पैकिंग है कितने आते हैं ये वाला ये साइज़? ये 5 kg का साइज़ है और ये जो साइज़ है 6 kg का। ये जापान के लिए ये 6 kg का साइज़ है। 12 kg वाला कौन सा साइज़ है? इसमें ये आम की जो लकड़ी वाली पेटी है उतना वज़न का इसमें आम आ जाता हाँ जी, उससे ज़्यादा आम आता है जो लकड़ी वाली पेटी है। लकड़ी वाली पेटी को ख़त्म करने के लिए ये 65 रुपीज़ में बनाया है हमने और इसमें 15 kg मैंगो आता है। ये मंडी वालों के लिए। ये क्या कॉस्ट करता है ये पैकेज? क्या इसकी जो कॉस्ट है वो इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिटी और साइज़ के ऊपर। एक्सपोर्ट के लिए अलग है और लोकल मार्केट के लिए अलग है। मुख्तलिफ रंग हैं। यहीं पे फेस्टिवल जहाँ हो रहा है यहीं पे नर्सरी भी है आम के हवाले से। उस नर्सरी में किस तरह की अक़साम रखी गई हैं, ये मुतारिफ की गई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। आम के हवाले से कौन कौन सी वैरायटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं? लोग कौन सी जो नया ग्रोअर है आम का, वो कौन सी वैरायटीज़ को पसंद कर रहा है? आजकल जो वैरायटीज़ हैं, स्पेशली हमारा काम है नर्सरी पे, तो हमारी कोशिश ये है कि ग्रोअर को जो है हेल्दी प्लांट्स मुहैया किया जाए, जिसमें हम ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ करके हम अपने प्लांट्स बना रहे हैं, जिसमें हम अपना मीडिया जो है उसमें हम कोकोनट बगास और सिल्ट को यूज़ कर रहे हैं। उससे ये उसमें प्लांट की हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कौन से प्लांट हैं आप इसको कह सकते हैं? ये हमारे पास है इसका अजीम चौंसे का, साथ वाइट चौंसा है, लेट सिंजरी है। ये सारे कमर्शियल वैरायटीज़ हैं। ये कमर्शियल वैरायटीज़ है जिनको पसंद किया जाता है, जिनकी मिठास भी काफ़ी अच्छी होती है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा होता है इनका। और हम इनको इस तरह तैयार कर रहे हैं कि स्मॉल ट्री सिस्टम जो है हमने वही कह रहे थे, इसमें से स्मॉल ट्री सिस्टम की कौन सी वैरायटी है जो एक नया ट्रेंड है, इमर्जिंग ट्रेंड है यहाँ पे? स्मॉल ट्री सिस्टम में हम सारी वैरायटीज़ ही लगा सकते हैं मोस्टली। उसमें यह होता है कि हमने सिर्फ पौधे की ट्रेनिंग करनी होती है। जब हम पौधे की ट्रेनिंग उस हिसाब से करते हैं तो हम स्मॉल ट्री सिस्टम के लिए अपने ये जो नर्सरी है, स्पेसिफिक हमारा मकसद ही यही है कि स्मॉल ट्री सिस्टम के लिए हम प्लांट्स तैयार किए जाएँ ताकि उसकी यील्ड अच्छी आए, उसकी प्लांट की हेल्थ अच्छी हो और फ्रूट का साइज़ जो है मैक्सिमम जो है ना एक ही साइज़ का हम फ्रूट हासिल कर सकें और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो हम फ्रूट हासिल कर सकें। अगर हम यहाँ देखें तो जो इसकी दरख्त से उतरने के मराहिल होते हैं और पैकिंग के, यहाँ पे वो स्टॉल भी मौजूद है जिसके तहत लोगों ने जो बास्केट्स हैं और उसको बाद में उसकी पैकिंग है उसको आप कैसे करते हैं और किस अंदाज में लेके चलते हैं, हम इनसे कोशिश करते हैं हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा क्या रहे आपने बता के? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आमतौर पे जो फार्मर है वो इस तरफ आ गया है प्रॉपरली, जो आम उतारने का भी उसको मैकेनिज़्म पता है,
उसे ये सारा पैकिंग भी पता है, आप किस हद तक समझते हैं इसकी कैसा बिजनेस चाहिए आप जो काम कर रहे हैं? हम ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं उन्हें बास्केट्स वगैरह, प्लास्टिक बास्केट्स बागों से फैक्ट्री तक लाने के लिए। पैकिंग की चीज़ें हैं, पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मशीनरीज हैं हमारे पास, उनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं हमारे पास, इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास। अपने आम को वो बचाएं उतारते हुए और फिर प्रॉपरली उसकी पैकिंग की तरफ जाएं, उसके अखराजात तो आते होंगे लेकिन उनको बचता भी तो होगा ना जो ज़ाया हो जाता था। उस चीज़ का इस्तेमाल हम बागों से रिलेटेड काम नहीं है, हम जो एक्सपोर्टर हैं, जो बागात वाले हैं ना, उनको हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बास्केट्स हो गई, टेप्स हो गई, कार्टन पर लगाने की टेप हो गई, मशीनरीज हो गई पैकिंग के हवाले से, ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वो जो बाग एक्सपोर्टर हैं जिनका अपने बाग हैं वो भी तो आखिर आम उतारते हैं ना चीज़ें, जो हम देख रहे हैं कि ये बास्केट भी उसी में इस्तेमाल होती है ताकि उसको बचाया जा सके। तो आप आम का जो ग्रोअर है वो अब बच गया है, मतलब वो समझ गया है ये कि उसे किस तरीके से इन सारे कामों को करना है ताकि वो अच्छी से अच्छी कीमत ले सके। वो ही बेहतर, हम उस चीज़ में नहीं जानते हैं। हम नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मैंगो फेस्टिवल की, और फेस्टिवल में जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं आम के बिज़नेस से जुड़ी हर चीज़ के बारे में यहाँ कुछ ना कुछ मौजूद है। हमने पहले भी शेयर किया, हम और भी आपको इसमें जितनी भी एक्टिविटी हैं वो दिखाते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रई यूनिवर्सिटी और DHA के ज़रिए तमाम जो मैंगो फेस्टिवल है हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम साहब। सैयद साहब, आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट था मुल्तान में ये फेस्टिवल होना और इसका इम्पेक्ट क्या आएगा ओवरऑल मैंगो की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पे? देखें जी, मुल्तान एक पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। उसकी तारीख़ जो है वो कई सेंचुरीज़ पीछे जाती है, और हमारा जो कल्चर है उसका हिस्सा मैंगो का बहुत अहम तरीन है, क्योंकि कुछ लोग मैंगो को बतौर पाकिस्तान के किंग ऑफ फ्रूट्स का रुतबा देते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों को जहन में इसकी शनाख्त का ताल्लुक़ भी मैंगो से ही है। ये फेस्टिवल जो है ये मेरा ख़्याल में खुशाइंद बात है कि मुल्तान यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और DHA ने के एहतमाम किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो मैंगो प्रोडक्शन है वो 17 लाख टन है। पिछले साल हमारी 1,40,000 टन एक्सपोर्ट हुई थी, उससे पिछले साल 2019 में 1,10,000 टन हुई, 30,000 टन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। इसके बावजूद कि कोविड-19 था, इस वक्त तक कोई 67,000 टन 67,000 टन हो चुकी है एक्सपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से ज़ायद होगी। और ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं वो जो ख़रीदार हैं वो फिर इंटरनेट पे देखते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन सी मयार का प्रोडक्ट है, और फिर वो आपके पास ऑर्डर्स इस तरह प्लेस करते हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट के लिए किसका बहुत अहम रोल है। आप समझते हैं कि जो पैदावार है, जो एक्सपोर्ट है, उसका जो परसेंटेज है वो सेटिस्फैक्ट्री है, इंक्रीज़ हो रहा है जैसे आपने ख़ुद कहा है, लेकिन कितना एक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा कि आपकी मिनिस्ट्री के दौर में, अगले 2 सालों में, आपकी हुकूमत के दौर में कहाँ तक पहुँचे? देखिए जी, जब मैं आया था मिनिस्ट्री में पिछले साल 1,10,000 टन था, एक साल में चला गया एक्सपोर्ट। हमारे कुछ लोग हमने उनको तब्दील किया जहाँ जहाँ वो कई सालों से बैठे थे, और कुछ हमने कोशिश किया कि इसमें हम एक एनर्जी बिल्डअप करें, इसमें डायनामिज्म लेके आएँ। 30,000 टन पिछले, फिर भी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ मोनोपोलीज़ रहीं जो रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं हर वक्त। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इजाफ़ा हो, क्योंकि 17 लाख टन में से तकरीबन 7 से 8% अभी हमारी एक्सपोर्ट है। जो हमारा जहन है उसमें 9 से 10% अगर ये 2 साल में हो जाती है इंक्रीज़, तो मेरा ख्याल में हम वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सही। अच्छा, आप ये समझते हैं कि हमारे जो हाई एंड मार्केट्स हैं मैंगो के हवाले से, वहाँ हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं और हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते, हमारी वैरायटीज़ हैं उसकी वजह शायद, या शायद हमारी उनको वहाँ सहूलतें नहीं होती उस तरह की। आप समझते हैं कि हम मार्केट के वाले, एक्सपोर्ट के वाले से जो हाई एंड मार्केट्स हैं, यूरोप है या अमेरिका है, हम उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? वो तभी होंगी जब हमारा फाइटो सैनिटरी सिस्टम ग्लोबल लेवल पर आ जाएगा।
ये जो हमारे हॉट वाटर प्लांट्स हैं, इरिडिएशन प्लांट्स हैं, हमारे पास सारे मुल्क में एक तो इरिडिएशन प्लांट है, हॉट वाटर प्लांट्स ज़्यादा हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले 4 वो रिकग्नाइज़ कर रहे थे, अब 6 कर लिए हैं। हमारी यहाँ रुकावट हो गई थी, यूके और नॉर्वे में कुछ चीज़ें हमारी नहीं जा रही थी, वो हमने कुछ हद तक की हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, निशानदेही आपने सही की। हमारा ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो लो एंड मार्केट्स में जा रहा है और ये ज़्यादा अफ़गानिस्तान, ईरान और यूएई और बहुत कम है। यूके हमारी हाई एंड मार्केट में लार्जेस्ट मार्केट है जो 7,000 टन के करीब पिछले साल गया। हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपियन यूनियन, जापान और चाइना बहुत हमारे लिए अट्रैक्टिव मार्केट्स हैं, पर वहाँ बहुत कम जा रहा है अभी तक प्रोडक्ट। और उसकी एक ही वजह है कि हमारा फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स जब तक नहीं होंगे और फिर जो हमारी शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत कम है। ये 2-3 चीज़ें, उसके साथ हमें वैल्यू चेन्स बिल्डअप करनी है, जिसके तहत आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है हमारी, पल्प इंडस्ट्री, हमारे पास सिर्फ 2 प्लांट्स हैं मैंगो पल्प के, तो उस तरफ हमें कोशिश करने चाहिए कि हम उसका, और फिर डिहाइड्रेशन प्लांट्स हमारे पास ना होने के बराबर हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपकी वैल्यू चेन हमें बढ़ानी पड़ेगी और हमारे जो उसका तरीक़ाकार है कि उसको हम लेकर इस हद तक आगे आएँ कि उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है उसको हम बढ़ा सकें, फिर ही हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। सही। तो हमारा जो ग्रोअर है वो इस आप जो बता रहे हैं वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार है, आप समझते हैं, और वो अपने आप को उस तरफ लेके जा रहा है कि वो हाई एंड मार्केट्स को टारगेट कर सके। आप फैसिलिटेट करने को तैयार होंगे, लेकिन उसे आप इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे? देखिए जी, ग्रोअर हमारे बहुत समझदार लोग हैं, पुराने ग्रोअर्स भी हैं, नए भी हैं, यंग भी हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो इंटरनेट पे अब देखते हैं कि हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। अभी जो मैं स्टॉल्स में गुजरा हूँ उधर मैंने यंग लोग देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके लिए हम ऐसे सेमिनार्स करें, सिम्पोजिया करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, जहाँ उनको सिर्फ ये बताया जाए कि उसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है, उसमें जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं। फिर आपको इब्तदा भी देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब आपकी नर्सरी का जो प्रोडक्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसकी कलरिंग एक जैसी होनी चाहिए कि वो अट्रैक्ट करे। जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ ये लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। कलरिंग सही हो, साइज़ सही हो और उसकी जो ग्रेडेशंस हैं वो भी सही हो। हमारे जो इसकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आम के, हमारा जो अरोमा है शायद ही किसी और आम का हो, चंद वैरायटीज़ का बेहतरीन अरोमा है। और इन चीज़ों को हम ज़्यादा बरूए कार लाते हुए अपनी मार्केटिंग जो है उसको ज़रा बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, अब मार्केटिंग में अब टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑनलाइन है और डिजिटल मार्केटिंग में हुकूमत ख़ास तौर पे किस तरह फोकस कर रही है कि हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करे, उसको उनके एंड प्रोडक्ट को आगे और किस अंदाज में बढ़ा सकती है। तो इसकी मार्केटिंग के हवाले से क्या नया इनिशिएटिव आपकी गवर्नमेंट लेने जा रही है? नहीं, हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं और ख़ास तौर हम ये चाह रहे हैं कि ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये हाई इनकी जो होती है कि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। अभी तो जो हमारे 5 मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, कॉटन, ये गन्ना, धान और मकई, ये लो वैल्यू है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स मैंगो है, सिट्रस इस साल हमने 4,62,000 टन एक्सपोर्ट किया, पिछले साल 3,50,000। एक साल में तकरीबन 35% सिर्फ एक्सपोर्ट सिट्रस की बढ़ी है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे पास ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं इनको हम ज़्यादा प्रमोट करें और इनकी हम करें। अब चाइना के साथ जो हमारा नेक्स्ट फेज़ आ रहा है CPEC में, 7 शोबे हैं जिनमें उनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमें रिसर्च जो हमारी है, एक्सटेंशन जो हमारी, उसको मॉडर्नाइज़ करें। उसके हम अपने काश्तकार, हमारा बेस तो है काश्तकार, और जब तक हम काश्तकार की मयार ज़िंदगी बेहतर नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लोअर नहीं करेंगे, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे, तब तक वो काश्तकार इस तरफ आता नहीं है। और हम जब वो देखता है कि किसी ने साथी ने ये काम कर लिया तो सीइंग इज़ बिलीविंग, फिर वो देखता है, फिर उसी पर अमल करता है और उसको कोशिश करता है कि वो रेप्लिकेट करे। हमारा ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान की ज़राअत को हम अपग्रेड करके और कम्पिटिटिव बैनुल-अक़वामी सतह पर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ले। सर, आप नहीं समझते कि पिछले 1 साल में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो प्रोडक्टिविटी हुई उसकी वजह से GDP पे इम्पैक्ट आया और उसमें बड़ा रोल ज़राअत का हुआ, और पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन है, उसकी वजह से आया। तो आपके लिए तो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए।
जी, पर हमने बेहतरी की तरफ और जाना है। हमें हर वक्त जस्तजू करनी है, क्योंकि हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। जब तक हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ, हमने कम्पीट करना दुनिया में, हम हर वक्त भागते हैं जी क्रेडिट IMF वगैरह के पीछे। जब हमारी पैदावार में इजाफा होगा, हमारा क्वालिटेटिव एलिमेंट्स में बेहतरी होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान का एग्रो इकॉनमी जो है उसमें आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की देखेंगे। अच्छा, जो आखिरी बात, आप समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जो आप इस साल से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल कहाँ है आपके उस प्लान में? आप उसको कितना प्रायोरिटाइज करते हैं? नहीं, उसमें है, उसमें ऑलिव प्लांटेशन को भी तकवीत दी जा रही है। उसके साथ हम 2-3 और चीज़ें लाएंगे अब इस साल। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम एक विंडो नया दे रहे हैं। फ्लोरिकल्चर, फूलों का जो तरीक़ाकार है, हम चाहेंगे कि हम फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट के लिए, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, हम उसका आगाज़ करेंगे। सोयाबीन प्रोडक्शन, जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान $3 अरब की एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। सोयाबीन हम अभी 3000 एकड़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। KP में 2000 एकड़, पंजाब में 1000 एकड़, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। पर ये मिरेकल नहीं हो सकता कि फौरी तौर हो, इसकी हमें ट्रेंड्स देनी पड़ेंगी। फिर लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वहाँ भी उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। उसके ब्रीडिंग का एलिमेंट है, उसका फीडिंग का एलिमेंट है और उसके हेल्थ का एलिमेंट है। तीनों की तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ गामजन होगा। बेस्ट ऑफ लक शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम एग्री बिज़नेस में मुल्तान ज़रई यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले DHA में होने वाले इस मैंगो फेस्टिवल के हवाले से, जो एक बड़ी एक्टिविटी रही मुल्तान में। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट किया मुल्तान में सीज़न में आपने, तो जो रिज़ल्ट्स आप चाहते हैं अचीव करना, वो मिले आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीकल्चर जो है ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है और इसमें डायनामिज्म है। हर दफ़ा स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होते हैं, हम उससे आगे चले जाते हैं। हमने 2016 से एक सिलसिला शुरू किया और हम हर साल इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो ऐसे होती है कि ये जो इवेंट्स हमने किए उससे मैंगो के लिए क्या आउटरीच क्रिएट हुई, कितनी पॉपुलैरिटी क्रिएट हुई, कितना ओवरऑल जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी आवाम है, उस तक मैसेज कैसे पहुंचा, हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस तक कैसे मैसेज पहुंचा। और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा मीडिया के रोल को और ख़ास तौर पे रोई को, क्योंकि ये हमारा लोकल चैनल है, इसने इस काज को आगे ले जाने में हमारी बड़ी हेल्प की। अब जनाब, ये जो एक ओवरऑल हमने एक सिनर्जी क्रिएट की, उससे एक नॉलेज एक्सचेंज आई। आपको नज़र आएगा, इम्पैक्ट नज़र आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो पुराना हमारा तरीक़ाकार था पेटियों वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रहा है। अब नए लोग ब्रांड लेके आ रहे हैं, यूथ आ रही है इस एग्री बिज़नेस में, और वही हमारा टारगेट था कि इससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केटिंग बेहतर हो, हमारे स्टैंडर्ड्स बेहतर हों, हमारी लोगों की ट्रेनिंग हो, फार्मर की कैपेसिटी बिल्ड हो और वो अपने ब्रांड करें। अच्छा क्वालिटी का आम जो है वो हाई एंड मार्केट तक जाए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में जाए। तो इसको हम अगर देखें 2016 के बाद के सफ़र को, तो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और इस साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे सारे पिछले रिकॉर्ड बीट हो जाएंगे। नॉट ओनली, अभी फ़खर मां साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते थे, वो कह रहे थे कि जी हमारा बाहर भी जो जा रहा है वो थोड़ा लो एंड मार्केट पे जा रहा था, लेकिन इस साल आप वो जो हाई एंड की तरफ जा रहा है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल ओपनिंग हुई है, US से जा रहा है, कनाडा जा रहा है, UK खैर पहले भी जा रहा था, उसमें एनहांस हुई है, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है जो आई है। तो इससे हमारे जो जहाँ हाई एंड का मतलब है कि जहाँ हमारा मैंगो के पैसे ज़्यादा, तो हमारा जो पहले ईरान जा रहा था, अफ़गानिस्तान जा रहा था, सेंट्रल एशियन स्टेट जा रहा था, तो वो इतनी प्राइस नहीं मिल रही थी हमें। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब एक जापान तक जा रहा है, और इसमें जो है वो बेहतरी का एक ट्रेंड है। नॉट ओनली दिस, दूसरा हमारे मैंगो में दो वैराइटीज़ एक्सपोर्ट हो रही थी, सिंदड़ी और चौंसा। अब एक तीसरी वैरायटी ने जगह ली है जो चिनाब गोल्ड है।
फिर अब उसके अलावा जो बाकी हमारी वैराइटीज़ थी और जो प्राइम है, मतलब पाकिस्तानी जो खाएंगे वो सबसे पहले अनवर टोल का नाम लेंगे जी, हमने अनवर टोल का नाम। हमारी दशहरी इतना खूबसूरत आम है, हमारा जनाब ये जो फजरी है बहुत बड़ा आम है उसके लिए। तो इसमें एक डाइवर्सिटी आ रही है, इसी को हम प्रमोट करना चाह रहे थे कि हमारा मैंगो जो है ना, अच्छा ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा कि अब बहुत सारी दुनिया जो है वो कम शुगर वाला, हमारा आम बहुत मीठा है, चाहे सिंदड़ी है चाहे चौंसा है, बहुत स्वीट है, लेकिन बाहर की जो अब हमारे यहाँ भी एक मार्केट एमर्ज हो रही है लेस स्वीट, और जो इंटरनेशनल मार्केट है सर, उसमें भी जो है वो इतना स्वीट मैंगो नहीं खाया जाता। तो हमारा कोशिश ये है कि हम बाकी जो हमारी वैराइटीज़ हैं, ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो हमने नया प्रोडक्शन का ट्रेंड दिया ना, मैं फॉर एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारी कोई वैरायटी हैं जो लेस स्वीट हैं और जब वो मैंगो पे लगती हैं कुछ तो उसमें से एक्सपोर्ट हो जाता है। हमारा उस जो पुराना सिस्टम था ना, उसमें 25% से ज़्यादा आम ऐसा नहीं निकलता था कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पाए। तो बाकी जो 75% है ना, मतलब चौंसे का या सिंदड़ी का, वो यहाँ लोकल मार्केट में बिक जाता है, लेकिन वो वैरायटियाँ हमारी लोकल में पॉपुलैरिटी नहीं थी। अब ये जो स्मॉल ट्री सिस्टम आने से उसमें वो जो हमारी प्रोड्यूस की क्वालिटी यानी मैंगो क्वालिटी बेहतर हुई है, साइज़ में इवननेस आई है, तो अब हमारा तकरीबन 90 से 95% इस काबिल हो गया कि वो एक्सपोर्ट में चला जाए, हाई एंड मार्केट पे चला जाए, उसमें अब डाइवर्सिटी प्रमोट होने के ज़्यादा चांस है। सही। तो आज जो इस फेस्टिवल में बड़ा फार्मर भी और ग्रोअर भी नज़र आया और बिल्कुल छोटा मुख्तलिफ इलाके जनूबी पंजाब के आए, तो जो मार्केटिंग के जो नए तकाज़े हैं, आप समझते हैं कि इस फेस्टिवल ने उन ग्रोअर्स तक वो मैसेज दिया है कि आगे आपने करना क्या है? जी बिल्कुल, एक तो जैसे मैंने कहा कि नॉलेज एक्सचेंज है, लेकिन एक दूसरा हमने इसके साथ इनिशिएटिव लिया। हमने अपना यूनिवर्सिटी का एक अपना ब्रांड लॉन्च किया, यूनिफ्रेश, जो टारगेट करता है स्मॉल ग्रोअर्स, क्योंकि वो अपना ब्रांड अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, या बेकर को बेच देते हैं या मंडी में फेंक आते हैं। हमने उनकी ट्रेनिंग की, उस ब्रांड में उन्होंने हाई एंड पे मार्केट पे बेचा। हर साल हम 50 ग्रोअर को रजिस्टर करते हैं, 50 में से 4-5 अगले साल के लिए अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। तो बेसिकली ये टारगेट, ये फोकस ही जो यूनिफ्रेश है ना, ये फोकस ही स्मॉल ग्रोअर को कर रहा है, जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपना ब्रांड क्रिएट कर सकें, तो उनको एक ब्रांड दे दिया जाए, उनको एक तरीकाकार दे दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वर्किंग। आप क्या देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है यहाँ के ग्रोअर का, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ है या अभी उनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, कन्विंस करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली इम्प्रूव हुआ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना सर, इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ता है। मसलन हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने के हमारे पास उसी गुंजाइश है। फिर इसी तरह करके ये जो वेपर हीट ट्रीटमेंट का, जिसमें जापान बाय करता, उसमें 1-2 प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं। फिर यूएस से रेडिएशन बेस्ड लेता है। लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड्स की लिए कैपेसिटी इन्हांस करने की ज़रूरत है। एक दूसरा ये कि हमें इसके टेबल मैंगो के अलावा भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पल्प प्लांट फॉर एग्जांपल, वैल्यू एडिशन पे पल्प हैं, जूसेस हैं, ड्राई मैंगो है, जो मैंगो लेदर है, तो मैंगो की चटनियाँ, अचार हैं। ख़ास तौर के ऊपर मैं ये जो देसी हमारा मैंगो था इंडिजिनस, उसमें एक ऑर्गेनिक टच है, तो अगर हम उसको राइटली ब्रांड कर पाएँ तो वो उसमें बड़ा पोटेंशियल है। इस तरह मैंगो वेस्ट है फॉर एग्जांपल, इसमें जो हम जिसको अमचूर कहते थे, या जो अम्बियाँ छोटी छोटी थी, कैरी उसको कहते थे, उसको वो लोग चटनी वगैरह में यूज़ भी करते थे। लेकिन मेरे ख्याल उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक बेहतर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, अगर हम उसको सही एक छोटे छोटे सोलर ड्रायर बना के, उसका पाउडर बना के, उसको हांडी में आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप बाकी जो बनाते हैं डिशेस, मुख्तलिफ आप इनोवेटिव डिशेस बनाते हैं बच्चे, तो उसमें काफ़ी यूज़ है उसका। तो इंशाल्लाह ओवरऑल इम्प्रूव। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़ा अहम इवेंट किया मुल्तान में, और उन दिनों में जब एक नई ओपनिंग हो रही है, लोग बाहर आ रहे हैं, उन्हें मौका चाहिए था, आपने एक फैमिली फेस्टिवल बना दिया इस मैंगो फेस्टिवल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मेरा ख्वाब था हमेशा से कि हमारे लोगों के पास एंटरटेनमेंट इस रीजन में क्या है, तो हमने ये एक एंटरटेनमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, और उस ज़िम्मेदार की तो खुशी उसके प्रोड्यूस के साथ होती है। तो हमने उन मेलों को वापस ले आए, उस रौनकों को बहाल किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर सेगमेंट ऑफ दिस सोसाइटी ने इसमें हिस्सा लिया, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू द मीडिया, पर्टिकुलरली रोही, कि इन्होंने बड़ी हमारी कवरेज की, और वो मैसेज जो हम लोगों तक जाना चाहते थे वो आए। आप लोगों के चैनल्स को देख के लोगों ने फिर जोगदर जो गाया, और जो ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और फेस्टिवल का से बड़ी डिटेल से बात की। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम एग्री बिजनेस का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है।
लेकिन अहम बात यह है कि जो मैसेज है इस फेस्टिवल का वो ये है कि आम की एक्सपोर्ट पर भी तवज्जो देने की जो ज़रूरत है वो दी गई है, और साथ ही वैल्यू एडिशन भी कि आम के जो पैदावार है उसका में एक बड़ा हिस्से में वैल्यू एडिशन क्या होती है ताकि और ज़्यादा इनकम के जो ज़राए हैं वो मिल सकें यहाँ के ग्रोअर को। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।